स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। देखिए, हमने जो आधुनिक इतिहास की श्रृंखला स्टार्ट की है, आज उसी का गवर्नर जनरल जो हमने स्टार्ट किया था शुरुआत से लेकर के 1757 से लेकर प्लासी युद्ध से, आज उसका ये आखिरी वीडियो है। आज मान के चलिए कि जितने भी वाइसराय और गवर्नर जनरल थे उनके सभी वीडियो खत्म हो जाएंगे। अब इसके बाद जो आधुनिक इतिहास में जो जनजाति विद्रोह है उसको 1-2 क्लास लेकर के उसको भी कंप्लीट कर दिया जाएगा। लगभग आधुनिक इतिहास को पूरे एकदम अच्छे से कंप्लीट किए होंगे, करवा दिए हैं लगभग, और कुछ वीडियो बचे हैं तो वो कंप्लीट हो जाएगा। आधुनिक इतिहास खत्म हो जाने के बाद हम शुरुआत करेंगे जियोग्राफी में, जो हमने स्टार्ट किया था इंडियन जियोग्राफी तक आए थे, तो वो भी जल्दी से जल्दी हम चाहेंगे कि खत्म हो जाए। चलिए हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। अंग्रेज वायसराय हम लोग पढ़ रहे थे, अब उन्हीं में लॉर्ड वेवेल तक हम लोग आ चुके थे। 1944 से 1947 तक ये भारत का वायसराय था। भारत का ये वायसराय कब तक था? 1944 से 1947 तक भारत का ये वायसराय था। इसके समय में कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं घटी थी, तो उनको हम याद रखते हैं। एक है शिमला समझौता 1945 में। शिमला समझौता किसके बीच हुआ था? नेहरू और मोहम्मद अली जिन्ना के बीच में समझौता हुआ था। एक्चुअली जो वेवेल साहब थे वो सोचते थे कि भारत में जो भारत है इसको हम आज़ाद करके यहाँ से जाएं और यह लोग अपना आपस में संविधान बनाएं और यहाँ पर अपना एक प्रकार से सरकार चलाएं। लेकिन जिन्ना को ये था कि जानता था कि भारत में जब लोकतंत्र में चुनाव होगा तो हिंदुओं की जनसंख्या अधिक है, तो कहीं ना कहीं नेहरू साहब इसका फायदा उठाएंगे और हमेशा सरकार में नेहरू साहब ही रहेंगे और हमें इसमें अच्छा खासा प्रतिनिधित्व मिलेगा नहीं। तो इन्हीं दोनों के बीच में समझौता कराने के लिए वेवेल ने क्या किया था, शिमला में उनकी बैठक बुलाई थी 1945 में, जिन्ना और नेहरू के बीच में। लेकिन ये सफल नहीं हो सका क्योंकि जिन्ना साहब अपने हठधर्मिता के कारण उन्होंने इस समझौता को मानने से इनकार कर दिया था जो उनके बीच में समझौता हुआ था। तो एग्जाम में आपसे पूछेगा कि शिमला समझौता नेहरू और जिन्ना के बीच कब हुआ था, तो याद रहे 1945 में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया। ये कैबिनेट क्या होते हैं? कैबिनेट मंत्री जानते हैं कि हमारे देश में जो चुनाव होता है तो जो उसमें मंत्री बनते हैं, उसमें मंत्री जो सबसे उच्च क्वालिटी के यानी सबसे ऊपर अपर लेवल के जो मंत्री होते हैं उन्हें कहते हैं कैबिनेट मंत्री। तो इंग्लैंड के 3 कैबिनेट मंत्री थे। एक व्यक्ति थे जिनका नाम था पैथिक लॉरेंस, एक का नाम था स्टेफर्ड क्रिप्स और एबी अलेक्जेंडर। इसके जो अध्यक्ष थे वो लॉरेंस साहब थे। पैथिक लॉरेंस साहब इसके अध्यक्ष थे। ये तीनों कैबिनेट मंत्री थे, बहुत बड़े मंत्री थे। भारत को आज़ादी के लिए वहाँ से ये कैबिनेट मंत्री थे, इसलिए कैबिनेट मिशन कहता है 1946 में भारत आया कि जाइए भारत में आप संविधान का निर्माण करवाइए और भारत को किस तरीके से आज़ादी देना है, किस प्रकार से यहाँ पर शक्ति का हस्तांतरण करना है, आप वहाँ पर से करवा के आइए। भारत में आए, इन्होंने बड़ी अच्छी बातें की। कैबिनेट मिशन ने बहुत अच्छी बातें की। भारत में इसके तहत चुनाव कराया गया। चुनाव का मतलब संविधान सभा का चुनाव। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में जो संविधान सभा का चुनाव हुआ था वो किसके समय में हुआ था? तो लॉर्ड वेवेल के समय में हुआ था। किस योजना के तहत हुआ था? तो कैबिनेट मिशन योजना के तहत हुआ था। इस योजना के तहत अंतरिम सरकार का गठन किया गया था और उस अंतरिम सरकार में जानते हैं कि देश के प्रधानमंत्री कौन बने थे? नेहरू साहब। 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार बनी थी। उसके जो मुखिया बनाए गए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब। देखिए, उसमें बहुत लोगों को जो कहना है कि वल्लभ भाई पटेल प्रथम प्रधानमंत्री बने थे। एक्चुअली था क्या कि जो चुनाव हुआ था उसमें जो संविधान सभा का चुनाव हुआ था, ये तो 1937 में जो विधानसभा का चुनाव हुआ था उनके सदस्यों द्वारा संविधान सभा का चुनाव किया गया था। और जो संविधान सभा का जो चुनाव हुआ था उनमें अधिकतर कांग्रेस के लोग थे। तो कांग्रेस के जितने भी राज्यों में कांग्रेस अध्यक्ष थे या कांग्रेस के जो मेंबर्स थे उनमें से करीब 15 राज्यों के जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे उनके द्वारा वोटिंग कराया गया था। तो 3 लोग प्रधानमंत्री बनने के लिए चुनाव लड़े थे। उनमें से एक वल्लभ भाई पटेल थे, उनमें से एक सी राजगोपालाचारी थे और उनमें से एक व्यक्ति थे नेहरू साहब, जिनमें से 12 वोट पड़े थे वल्लभ भाई पटेल को, 2 वोट पड़े थे नेहरू साहब को और 1 वोट पड़ा था सी राजगोपालाचारी को। लेकिन जानते हैं कि जब जैसे ही पता चला कि वल्लभ भाई पटेल इसके प्रधानमंत्री बनेंगे तो नेहरू साहब अनशन पर बैठ गए कि नहीं, प्रधानमंत्री नेहरू साहब बनेंगे। अनशन पे बैठ गए, मतलब बहुत विरोध किया कि नहीं, वल्लभ भाई पटेल प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। तो प्रधानमंत्री किसको बनाया गया था? वल्लभ भाई पटेल को बनाया गया और नेहरू साहब को बनाया गया था प्राइम मिनिस्टर। तो इसी कैबिनेट मिशन योजना के तहत ही भारत में अंतरिम सरकार का मतलब होता है काम चलाऊ सरकार। जब तक भारत में लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव नहीं हो जाएगा, तब तक नया प्रधानमंत्री नहीं बना दिया जाएगा, तब तक भारत में एक सरकार बनेगी जिसे कहा जाता है अंतरिम सरकार। एक तरीके से काम चलाऊ सरकार बनाई गई थी। 2 सितंबर 1946 को भारत में बनाई गई थी। और ये जो चुनाव जो संविधान सभा का गठन किया गया था वो कैबिनेट मिशन योजना के तहत, इसमें कुल कितने सदस्य थे? तो कुल टोटल 396 सदस्य थे, जो मैंने आपको बता दिया है। जब मैंने पॉलिटिक्स जो पढ़ाया, पॉलिटिक्स के शुरुआत में आप लोग देखेंगे तो मैंने उसमें बताया कि संविधान सभा की स्थापना से लेकर किस प्रकार से संविधान की शुरू की गई थी। संविधान पॉलिटिक्स भी स्टार्ट करेंगे, जल्दी स्टार्ट करेंगे, लेकिन मैंने सोचा कि अब एक चीज़ों को कंप्लीट कराते हुए चलें। तो याद रहेगा कि योजना के तहत अंतरिम सरकार का गठन किया गया था। किस योजना के तहत? तो कैबिनेट मिशन योजना के तहत किया गया था।
ठीक है। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो पैथिक लॉरेंस साहब। ये भी क्वेश्चन ये जो हाल ही में यूपीएससी ईपीएफओ के एग्जाम हुआ था उसमें क्वेश्चन पूछा था, पीसीएस में भी पूछा था। ये कई बार क्वेश्चन पूछा है कि निम्नलिखित में से कैबिनेट मिशन योजना के तहत आने वाले निम्न में से कौन सदस्य नहीं थे? तो 3 सदस्य ये आपको दे देगा और एक कोई और नाम दे देगा, और आप अगर नहीं याद करके रखेंगे तो आपको लगेगा कि इन तीनों में से कोई एक नहीं था। ठीक है, तो आपको ये याद रहना जरूरी है। फिर उसके बाद है नवंबर 1945 में आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों पर लाल किले में मुकदमा चला था। आज़ाद हिंद फौज जानते हैं किसे कहते हैं? आज़ाद हिंद फौज जो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा एक सेनाओं का गठन किया गया था, उसका नाम रखा गया था आज़ाद हिंद फौज। आप लोगों ने सुभाष चंद्र बोस का नाम बहुत सुना होगा कि सुभाष चंद्र बोस की जो मृत्यु हुई थी 1944 में, कहा जाता है कि इनकी मृत्यु जो हुई थी जो आज के समय में वियतनाम है, वियतनाम में एक एयरपोर्ट दुर्घटना में हुआ था, लेकिन अभी तक उसका कोई साक्ष्य प्रमाण नहीं है, क्योंकि बाद में जब एक मुखर्जी आयोग गठित किया गया था पता करने के लिए कि सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु कैसे हुई थी वियतनाम में, तो उसमें रिपोर्ट में आया था कि 1944-45 के समय में यहाँ पर कोई जहाज ही क्रैश नहीं किया है। तो ये हुआ कि भाई सुभाष चंद्र बोस तब मरे कैसे? तो अनुमान ये लगाया जाता है कि उनकी मृत्यु रूस में हुई थी, रूस में 1945-44 में रूस में हुई थी, क्योंकि उस वक्त सेकेंड वर्ल्ड वार चल रहा था। और जानते हैं कि सुभाष चंद्र बोस किससे मदद मांगने गए थे? जर्मनी के तानाशाह हिटलर से मदद मांगने गए थे, हिटलर से मदद मांगने गए थे। तो रूस का उस वक्त उनसे झगड़ा चल रहा था, रूस और जर्मनी की युद्ध चली थी, तो माना जाता है कि रूस में ही हत्या किसकी हुई थी? सुभाष चंद्र बोस। अभी तक कोई ऑफिशियल नहीं है, लेकिन एक अनुमान लगाया जाता है। ठीक है, कोई एकदम एग्जैक्ट डाटा नहीं है। चलिए, तो नवंबर 1945 में आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों पर लाल किले में एक मुकदमा चल रहा था, तो बहुत लोगों ने विरोध किया था। फिर 18 फरवरी 1946 को 9 सैनिकों के द्वारा विद्रोह किया गया था। यह क्वेश्चन कई बार पूछा है कि 9 सैनिक मतलब होता है कि नौसेना, जो नाव वाली सेना होती है उसे कहते हैं नौसेना। तो 9 सेनाओं द्वारा विद्रोह कब किया गया था? 18 फरवरी 1946 को अंग्रेजों का इन्होंने क्या किया था? विद्रोह कर दिया था अंग्रेजों के खिलाफ, अंग्रेजी शासन के खिलाफ विद्रोह किया था। फिर 16 अगस्त 1946 द्वारा मुस्लिम लीग द्वारा सीधी कार्रवाई दिवस मनाया गया था। इसमें क्या किया गया कि बहुत से जगहों पर हिंदू मुस्लिम दंगे हुए थे। एक्चुअली मामला क्या था कि अंग्रेजों ने कहा कि आप अपना सरकार बनाइए, नेहरू साहब से, पहले की बात है, 2 सितंबर से पहले, अगस्त की बात है। तो मुस्लिम उनका कहना था, मोहम्मद अली जिन्ना का कहना था कि हमें एक अलग मुल्क चाहिए, हमें एक अपना पाकिस्तान, एक नई देश चाहिए, नई भूमि चाहिए। तो अभी बेबल साहब मानने को तैयार नहीं थे कि एक अलग देश बनेगा, और नेहरू साहब भी मानने को तैयार नहीं थे। तो मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा कि अगर मेरी बात आप लोग नहीं मानेंगे तो फिर इसकी सज़ा भुगतने को आप तैयार ही। एक्चुअली था क्या कि बेबल साहब मोहम्मद अली जिन्ना की बातों को इसलिए मानते थे क्योंकि जब सेकेंड वर्ल्ड वार चल रहा था तो मोहम्मद अली जिन्ना ने ब्रिटेन की मदद की थी सेकेंड वर्ल्ड वार में, तो बेबल साहब भी इससे बहुत प्रभावित थे, तो उसकी भी बातों को मानना था। तो मोहम्मद अली जिन्ना ने क्या किया कि मेरी मांग को पूरा नहीं किया गया तो मैं उस दिन क्या करूँगा? प्रत्यक्ष कार्रवाई का मतलब डायरेक्ट एक्शन, सीधे हम लड़ाई करेंगे। तो कई जगहों पर, जैसे बंगाल में, पंजाब में, कई जगहों पर हत्याएं, लूटमार, काटपीट शुरू हो गया था। बहुत जगहों पर कार्रवाई हुई थी, तो बहुत लोग मारे भी गए थे। तो ये आपको याद रहे कि जो पूछा जाता है कि सीधी कार्रवाई दिवस जो था वो कब मनाया गया था? 16 अगस्त 1946 को मनाया गया था। मनाया क्या गया मतलब एक तरीके से हिंसा हुई थी। मोहम्मद अली जिन्ना के कहने पर मुस्लिम लीग वाले ने किया था, जिसमें बहुत लोगों की मृत्यु हुई थी। फिर उसके बाद 2 सितंबर 1946 को फिर लॉर्ड बेबल साहब ने कहा कि ऐसा कीजिए कि अब अंतरिम सरकार अपना आप गठित कीजिए। अंतरिम सरकार गठित किया जाएगा तो इसका मतलब नहीं है कि भारत के जो प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, जो सरकार बनेगा, इसके हाथ में पूरी पावर रहेगी, क्योंकि अंग्रेजों को पता था कि अगर भारत के हाथ में अभी पूरी की पूरी पावर दे देंगे, अगर जैसे मान लीजिए कि इस अंतरिम सरकार के प्राइम मिनिस्टर नेहरू साहब बने अंतरिम सरकार में, इसके होम मिनिस्टर कौन बने? गृह मंत्री, यानी उप प्रधानमंत्री कह लीजिए, या गृह मंत्री भी बने थे, और उप प्रधानमंत्री भी वल्लभ भाई पटेल, चूँकि वो बड़े गरम दिमाग के थे। तो बेबल को था कि अगर ये पावर दे दिया वल्लभ भाई पटेल के हाथ में, सेना का पावर दे दिया, तो ये बहुत बड़ा तांडव मचाएंगे। तो इसलिए उन लोगों ने सेना की पावर अपने हाथ में रखी थी। सेना पावर, विदेशी मामले, कुछ मामलों को अपने हाथ में रखा था, और बहुत से काम करने के लिए भारतीय सरकार को दे दिया गया था। तो मेन पावर अपने पास अंग्रेज ने रखा था, लेकिन अंतरिम सरकार गठन किया गया। नेहरू साहब इसके क्या बने? प्रधानमंत्री बने थे। फिर जो ये सरकार गठित की गई 2 सितंबर 1946 को, इसी समय संविधान सभा का भी गठन किया गया था। और संविधान सभा का प्रथम बैठक जो किया गया था, संविधान सभा जो मैंने बताया कि 396 सदस्य जो थे, 396 सदस्य जो थे, इनमें से 9 दिसंबर 1946 को इन सदस्यों के क्या किया गया? बैठक किया गया, पहली बार प्रथम बैठक की गई। इनमें से लेकिन 396 सदस्य नहीं आए थे, पूरे लोग नहीं आए थे। मुस्लिम लीग ने इसका बहिष्कार किया था बहुत, लेकिन आए थे करीब 299 के आसपास लोग। कितने लोग आए थे? 299 के आसपास लोग आए थे इनमें।
प्रथम बैठक में, इस प्रथम बैठक में 299 के लोग आसपास लोग आए थे। और इसके अध्यक्ष जो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा को इसका प्रथम अध्यक्ष बनाया था 9 दिसंबर 1946 को, लेकिन 11 दिसंबर 1946 को फिर दोबारा बैठक हुई तो उसके अस्थायी अध्यक्ष अगर आपसे पूछे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इसका अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। ठीक है, फिर उसके तत्कालीन, और जब भारत में ये सब कुछ गठन हो गया तो उस वक्त 1946 में ही वहाँ पर चुनाव हुआ था, ब्रिटेन में चुनाव हुआ था। ब्रिटेन में 2 पार्टियाँ वहाँ पर बहुत प्रसिद्ध हैं, एक पार्टी का नाम है लेबर पार्टी और एक का नाम है कंजर्वेटिव पार्टी। 2 पार्टियाँ वहाँ पर चुनाव बहुत ज़बरदस्त तरीके से लड़ती हैं, आज भी वही 2 पार्टियाँ मुख्य रूप से चुनाव लड़ती हैं। तो उनमें से जो लेबर पार्टी है, एक तरीके से कहा जाए तो वो थोड़ा सॉफ्ट पार्टी है। सॉफ्ट मतलब सभी की बातों को सुनने वाला है, ये नहीं कि अपनी मनबाजी करने वाला है, ऐसी बात नहीं है, अपनी मर्जी करने वाला नहीं है। लेबर पार्टी वहाँ का एक प्रकार से सॉफ्ट पार्टी है, दयालु प्रकृति वाला माना जाता है। तो उसके प्राइम मिनिस्टर बने थे क्लीमेंट एटली साहब। कौन बने थे? क्लीमेंट एटली साहब इसके प्राइम मिनिस्टर बने थे, प्रधानमंत्री बने थे क्लीमेंट एटली साहब। और उन्होंने कहा था कि जून 1948 के पहले हम भारत को क्या करेंगे, आज़ाद कर देंगे। उन्होंने कहा था कि 1947 में घोषणा किया 1946 में कि जून 1948 से पहले हम देश को क्या करेंगे, भारत को आज़ाद कर देंगे। क्योंकि उस वक्त अमेरिका का बहुत दबाव था, क्योंकि पता है आप लोगों को कि 1945 के बाद जैसे परमाणु बम गिरा था 6 अगस्त 9 अगस्त को, और उसके बाद तो दुनिया के चौधरी कौन बन चुका था, अमेरिका चौधरी बन गया था। और संयुक्त राष्ट्र संघ जो 24 अक्टूबर 1945 को बन चुका था, उसका भी दुनिया की सबसे पावरफुल संस्था है। और उसके बाद जो क्लीमेंट एटली साहब बने थे प्रधानमंत्री, तो 3 रीजन थे, एक तो अमेरिका के चौधरी बन जाना, और संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना हो जाना, और क्लीमेंट एटली साहब का प्रधानमंत्री बन जाना। इन तीनों का एक ही उद्देश्य था कि दुनिया में कोई किसी का गुलाम नहीं होगा, हर एक देश स्वतंत्र होने चाहिए। और अमेरिका के राष्ट्रपति का भी बड़ा इस पर दबाव था कि कोई भी देश किसी का गुलाम अब नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक्चुअली उसमें अमेरिका की राजनीति ये थी कि पूरा देश जब आज़ाद होगा तो लोग मेरी बात मानेंगे। वो अपना प्रभुत्व दिखाना चाहता था अमेरिका, और दिखाया भी, जैसा कि जानते हैं। तो उस वक्त तत्कालीन प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने कहा था कि 1948 तक हम देश को आज़ाद कर देंगे, लेकिन उससे पहले उसने क्या किया, आज़ादी भारत को दे दी। 15 अगस्त 1947 को देश को आज़ाद कर दिया गया। फिर उसके बाद ये वेवेल साहब 1947 में ही चले गए। फिर उसके बाद मार्च 1947 में भारत के नए वायसराय बनाकर भेजे गए, जिनका नाम था लॉर्ड माउंटबेटन। क्या नाम था? लॉर्ड माउंटबेटन। ये लॉर्ड माउंटबेटन के बारे में एक बात याद रखिएगा कि लॉर्ड माउंटबेटन जो थे, वहाँ का जो एलिजाबेथ खानदान था, एलिजाबेथ खानदान का मतलब वहाँ का जो रानी वाला जो परिवार है, उसी परिवार का ये था गवर्नर जनरल। ये बहुत महान वायसराय था भारत में, बहुत अच्छे काम भी किए थे इसने क्या किया, लॉर्ड माउंटबेटन ने 1947 यानी मार्च में आया, भारत में आया, और इसका मुख्य काम एक ही था कि भारत में जाइए, आप भारत को, देश को जल्दी से वहाँ पर जो भी करना हो संविधान बनवाइए और जल्दी से देश को क्या कीजिए, आज़ाद कीजिए। इसका मुख्य काम था। तो ये 3 जून 1947 को माउंटबेटन प्लान, इसने एक अपना प्लान बनाया कि किस तरीके से देश को आज़ाद करना है। एक प्लान बनाया, उसे कहा जाता है माउंटबेटन प्लान। इसकी घोषणा की इसने, और उस माउंटबेटन प्लान जो घोषणा की गई थी, इसमें कहा गया था कि भारत जो है वो अकेले नहीं बल्कि 2 भागों में बटेगी। भारत एक बनेगा पाकिस्तान और एक बनेगा भारत, क्योंकि अंग्रेज बहुत समझाते यहाँ के नेताओं को थक चुके थे। मुस्लिमों को कहना था कि एक हमें अलग देश चाहिए, और इनको भारतीय, तो चूँकि हिंदुओं को तो चूँकि कांग्रेस वालों को मानना नहीं था कि देश के 2 टुकड़े किए जाए, क्योंकि ये बहुमत में थी। और नेहरू साहब को पता था कि हम कभी प्राइम मिनिस्टर या जो वजीर आजम का जो सपना देख रहे हैं, वो हमारा वजीर आजम वाला सपना कभी तो पूरा नहीं होगा इस भारत में रहते हुए। तो उनको था कि हम एक अलग देश बन जाएगा तो वहाँ पर मुस्लिमों को प्रभुत्व होगा, और उनके वजह से हम वहाँ का मुखिया बन जाएंगे। तो इसलिए उन्होंने, और मुस्लिमों ने उनका साथ भी दिया। तो माउंटबेटन अपने घोषणा में कहे कि 2 टुकड़े किए जाएंगे भारत को, एक बनाया जाएगा पाकिस्तान और एक बनाएगा भारत, जिसमें भारत विभाजन की बात की गई थी। तो पूछा जाता है कि भारत के विभाजन की बात किसमें स्वीकार की गई थी, तो माउंटबेटन प्लान योजना में की गई थी। फिर है 18 जुलाई 1947 में ब्रिटेन संसद द्वारा, देखिए 18 जुलाई क्लीमेंट एटली साहब ने वहाँ के संसद में, ब्रिटेन के संसद में भारत स्वतंत्रता अधिनियम, भारत को किस प्रकार से आज़ाद किया जाएगा, भारत को किस प्रकार से आज़ाद, मतलब भारत को स्वतंत्र करने के लिए वहाँ के संसद में एक बिल लाया गया कि भारत को आज़ाद किया जाएगा। और कानून था कि ये करके भारत को आज़ाद किया जाएगा, जिसमें भारत को कहा गया कि भारत 2 राष्ट्र बनेगा, एक पाकिस्तान और एक भारत, 2 राष्ट्र बनेगा, और वो 2 राष्ट्र बनेंगे भारत में। इस स्वतंत्रता अधिनियम में बातें कही गई थी, और भारत में 2 राष्ट्र नए बने भी। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने कौन? यही लॉर्ड माउंटबेटन। जब देश आज़ाद हो गया 15 अगस्त 1947 को, तो भारत 2 भागों में बटा, एक पाकिस्तान और एक भारत। वो 14 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ, और भारत 15 अगस्त 1947 को ब्रिटेन की सेना से, ब्रिटेन की शक्ति से आज़ाद हुआ।
लेकिन दोनों जगह की सेनाओं के पावर ब्रिटेन के ही हाथ में थे, पाकिस्तान का भी और भारत का, क्योंकि उनको पता था, माउंटबेटन साहब को पता था कि ये दोनों देश जैसे अलग होंगे, जैसे ही अलग होंगे इन दोनों देशों में फिर एक दूसरे पर आक्रमण कर देंगे। इसलिए सेना का पावर दोनों देशों को अपने हाथ में रखा ताकि ये आपस में झगड़ा न कर पाए, नहीं तो सेना का पावर देते तो आपस में उसी वक्त लड़ना शुरू कर देते। और नहीं सेना का पावर था फिर भी झगड़ा कर ही लिया 1947 में ही, अक्टूबर नवंबर के महीने में, जो जम्मू कश्मीर वाला मुद्दा था। सेना का पावर नहीं होते हुए भी झगड़ा कर लिया गया। तो और उस वक्त 14 अगस्त और 15 अगस्त 2 दिन अलग अलग समय में आज़ादी का कारण था, क्योंकि माउंटबेटन साहब का कहना था कि मैं दोनों जगह की आज़ादी में शरीक होना चाहता हूँ, दोनों जगह की आज़ादी को मैं देखना चाहता हूँ, उनकी खुशियों में शामिल होना चाहता हूँ। इसलिए 14 अगस्त 1947 की रात पाकिस्तान आज़ाद हुआ और 15 अगस्त 1947 की रात भारत आज़ाद हुआ, जिसमें नेहरू साहब रात को भाषण दिए थे अपना आज़ादी का, स्वतंत्रता दिवस का। लेकिन उस वक्त भी भारत के वाइस जो गवर्नर जनरल थे कौन थे, तो भारत के प्रथम स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल भी यही थे, लॉर्ड माउंटबेटन ही थे। क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड माउंटबेटन ही थे। और लॉर्ड माउंटबेटन कुछ दिन तक भारत में रहे। तो जैसे जानते हैं कि भारत में अंग्रेजों की आज़ादी देने के बाद भी भारत में कुल 562 देशी रियासतें थी। कितने, 562 देशी रियासतें थीं। और ये देशी रियासतों को एक छूट दी गई थी, भारत स्वतंत्रता अधिनियम जो पारित किया गया था। मैंने कहा ब्रिटेन के संसद में जो भारत स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया गया था, इसमें एक बात कही गई थी कि अगर जो देशी रियासतें मतलब जिन पर डायरेक्ट ब्रिटेन का शासन नहीं था, लेकिन वहाँ के राजाएं ब्रिटेन के अंतर्गत काम करते थे, उनको यह अधिकार था कि वो चाहे तो ब्रिटिश जो इंडिया है, भारत में मिले या पाकिस्तान में मिले, चाहे तो स्वतंत्र रहें। उनमें से बहुत से, जैसे जम्मू कश्मीर कहना था कि हम स्वतंत्र देश बन के रहेंगे, और हैदराबाद इसका कहना था कि हम पाकिस्तान में मिलेंगे, जो जूनाबाद गुजरात में था इसका कहना था कि हम पाकिस्तान में मिलेंगे, और राजस्थान के कई राजपूत कह रहे थे कि हम स्वतंत्र देश बनाएंगे, राजपूत बहुत से, और मध्य प्रदेश के कुछ लोगों का कहना था कि हम पाकिस्तान में जाएंगे, कुछ रहेंगे। त्रावणकोर जो था वहाँ केरल में, उसका कहना था कि हम एक अलग राज्य मतलब अलग देश बनाएंगे। मतलब एक तरीके से 562 थे, 562 रियासतें कहना था कि हम अलग रहेंगे। तो उस वक्त माउंटबेटन ने कहा, अब कहोगे सर माउंटबेटन ने जब इतना सब कुछ था तो माउंटबेटन साहब ने सबको एक क्यों नहीं किया, क्योंकि माउंटबेटन इसलिए एक नहीं कर सकता था क्योंकि वहाँ से जो ब्रिटेन से संसद से पास होकर आया था भारत स्वतंत्रता अधिनियम, इसमें वो बात कही गई थी वो चाहे तो स्वतंत्र रहे चाहे तो किसी में मिले। तो उस वहाँ के संसद का भी तो विरोध नहीं कर सकते। संसद अगर वहाँ के संसद का अगर उल्लंघन किया माउंटबेटन साहब ने तो भी तो अच्छा काम नहीं माना जाएगा, क्योंकि वहाँ पर लोकतांत्रिक देश था। तो माउंटबेटन जा करके इन देशी रियासतों को समझाते थे, देशी रियासतों को समझाया, जम्मू कश्मीर को भी समझाया। वहाँ का जो राजा हरि सिंह थे, एक राजपूत शासक था हरि सिंह, उसको भी जाकर समझाया कि ऐसा करो, तुम एक अलग देश मत बनो, नहीं तुम्हारे पड़ोस में एक भारत है, एक पाकिस्तान, इतने मजबूत देश हैं कि तुम पर जब चाहे तब कब्जा कर लेंगे। प्रेम से मान जाओगे तो ठीक, या तो अपने आप को भारत में मिला लो या तो अपने आप को पाकिस्तान में मिला लो। और उसमें उस वक्त माउंटबेटन ने कहा था कि अगर तुम पाकिस्तान में मिलोगे तो भारत को तुमसे ज़्यादा बुराई नहीं होगी, लेकिन अगर तुम भारत में मिलोगे तो पाकिस्तान को तुमसे ज़्यादा बुराई होगी। तो तुम ये फैसला कर लो किधर मिलना चाहते हो, दोनों में से जिधर भी मिलना चाहो मिलो। क्योंकि माउंटबेटन जानते थे कि ये सब विवाद बहुत बढ़ता चला जाएगा, लेकिन नहीं माना। फिर बाद में जानते हैं कि युद्ध भी हुआ उसके कारण, और जम्मू कश्मीर का मुद्दा आज भी झगड़े में है। अगर माउंटबेटन की बात मान गए होते तो नहीं होता झगड़े आज तक। इसी प्रकार से बहुत सी जगहों पर माउंटबेटन ने जाकर धमकी भी दिया सबको कि मान जाओ, प्रेम से मान जाओ, लेकिन बहुत लोग नहीं माने। जो नहीं माने उनके ऊपर फिर कार्रवाई करनी पड़ी, पुलिस कार्रवाई करनी पड़ी वल्लभ भाई पटेल के द्वारा, तो फिर वो भारत में आए। तो इसी समय तो माउंटबेटन साहब बड़े महान शासक थे। फिर उसके बाद माउंटबेटन जब यहाँ से चले गए 1948 में, तो उसके बाद भारत के प्रथम जो वाइस गवर्नर जनरल बने थे, प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल, उनका नाम था सी राजगोपालाचारी। आपसे एग्जाम में पूछेगा कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल पूछा जाए तो आप बताएंगे लॉर्ड माउंटबेटन थे। लेकिन अगर पूछा जाए कि प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, तो प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी थे। 1948 से 1950 तक ये भारत के क्या थे, गवर्नर जनरल थे। ये प्रथम भारतीय और आखिरी गवर्नर जनरल भारत के थे। फिर इसके बाद से भारत में गवर्नर जनरल का कार्यकाल समाप्त हो गया, फिर भारत में राष्ट्रपति चुने जाने लगे। इन्हीं के समय में भारत का जो संविधान था 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था, जो कि 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान हमारे देश में लागू हुआ था। ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट थे जो हमने लगभग समाप्त करा दिए हैं। तो पूरे जितने भी वायसराय या गवर्नर जनरल थे ये मैंने लगभग वीडियो कंप्लीट करा दिया है। अब कुछ जनजाति विद्रोह है तो इसको हम लोग कल से स्टार्ट करेंगे और जल्दी से वो भी आधुनिक इतिहास में खत्म करेंगे। सभी जिन लोगों ने वीडियो को पूरा देखा है उन सभी को धन्यवाद, गुड नाइट। और मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। सभी को बाय।